Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss on colorectal cancer. Colorectal cancer जो होता है मेनली हम लोग उन्हें एक तरीके से कॉलोन कैंसर्स भी कह सकते हैं। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में मैंने जो है लैरिंक्स कैंसर के बारे में बोला था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर्स जो होते हैं उसे हम लोग बाउल कैंसर या फिर कॉलोन कैंसर भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो होता है कैंसर डेवलप होता है कॉलोन के अंदर और रेक्टम एरियाज जो होते हैं, रेक्टम जो होता है उसके अंदर होता है। हमें जिस तरीके से पता है कि कैंसर जो है एक तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, जो कि जो है आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गन्स जो है, जहाँ पर जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, वो उनको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है या फिर उन्हें क्या उनकी जो एबिलिटी होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो मेनली कोलोरेक्टल कैंसर्स के अंदर भी यही होता है कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है और वो क्या करता है, नॉर्मल एबिलिटी जो होती है कॉलोन की, रेक्टम्स की, उनको क्या करता है, धीरे धीरे डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है कि एबनॉर्मल जो काउंट होते हैं सेल्स के वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं कैंसर के अंदर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर। कॉजेज़ मेनली जो होते हैं, एक तो होता है इंक्रीजिंग एज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, इससे पहले अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली की कॉलोन कैंसर की, रेक्टल कैंसर की या फिर किसी और कैंसर्स की, तो वो हो सकता है। उसके अलावा जो है पेशेंट को इससे पहले कोई और कैंसर हुआ, कॉलोन कैंसर हो रखा है और फिर सर्जरी के बाद हमने रिमूव किया, तो वो वापस से रीअपीयर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा कोई हिस्ट्री हो या फिर कोई मास या फिर कोई ट्यूमर्स टाइप के नॉर्मल पॉलिप्स का डेवलपमेंट हुआ कॉलोन्स के अंदर या फिर रेक्टल एरिया के अंदर, तो ये एक तरीके से इटोलॉजिकल फैक्टर्स, ये ऐसे कॉजेज़ हैं जो कॉलोन कैंसर को लीड कर सकते हैं। उसके अलावा जो होता है अल्कोहल, स्मोकिंग जो होते हैं, मैंने जैसे कहा था कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग है दोज कार्सिनोजेंस जो कि हेल्थ के लिए जो है यूज़फुल नहीं होते, मतलब कि एक तरीके से हेल्थ हमारी नॉर्मल हेल्थ जो होती है उनकी कैपेबिलिटीज़ को डिटोरेट करते रहते हैं। ये कार्सिनोजेंस क्या करते हैं, एक तरीके से कैंसर सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो स्मोकिंग एंड ओबेसिटी में, जो स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कार्सिनोजेंस को डेवलप करते हैं जो बहुत से ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं स्पेशल, तो जिसमें से एक आता है कॉलोन कैंसर्स। ठीक है, उसके अलावा जो होता है ओबेसिटी है, या फिर पेशेंट को कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर्स थे पुराने, जो है IBS हो पेशेंट को, या फिर ऐसी कंडीशंस हो, बाउल डिस्टर्बेंस कंडीशंस हो, तो उन सब कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट को कॉलोन कैंसर्स होने के चांसेस रहते हैं। देयर इज़ वन सिंड्रोम दैट इज़ कॉल्ड लाइंच सिंड्रोम। लाइंच सिंड्रोम जो होता है वो मेनली क्या होता है कि आपके जो इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम्स होता है, मतलब कि कोई भी न्यू जनरेशन के अंदर कोई कैंसर्स हो रहे हैं किसी उस, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो जेनेटिकल जो थे, मीन्स ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर किसी के अंदर भी कोई ऐसे कैंसर्स हो रखे हैं, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आगे के जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हुए, तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, HNPCC। तो ये जो है इसके, ये एक तरीके का जो है सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं लिंच सिंड्रोम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। स्टेजेस जो होते हैं, जो क्या कोलोरेक्टल कैंसर्स के जो है, हर कैंसर के अंदर स्टेज होता है, सेम वैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है स्टेज 0, जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ ट्यूमर का जो है धीरे धीरे, मतलब कि स्मॉल साइज़ का ट्यूमर जो है वो कॉलन के इनर साइड के अंदर डेवलप हुआ है। स्टेज 2 के अंदर क्या होगा कि वो इनर साइड के अंदर जो डेवलप हुआ ट्यूमर है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लिटिल बिट थोड़ा सा और बड़ा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि स्टेज 3 के अंदर जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर और ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मगर स्टेज 3 के अंदर एक जो स्पेशलिटी दिखाएगा वो ट्यूमर, वो ये है कि वो लिम्फ नोड्स के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। लिम्फ नोड में तो स्प्रेड होगा, मगर वो क्या करेगा कि बाकी ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड नहीं होगा। बट स्टेज 4 के अंदर क्या होगा, वो उसके एक तो ट्यूमर की ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाएगी, वो बॉडी के अंदर के बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड भी होने लग जाएगा। उसके अलावा जो है वो लिम्फ नोड्स के अंदर भी स्प्रेड होने शुरू हो जाएगी, मीन्स मेटास्टेसिस भी होने लग जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड्स में भी जाने लग जाएंगे और ट्यूमर की जो ग्रोथ होगी वो भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ द स्टेज 4।
4 टाइप्स की जो स्टेजेस है, जो मेनली स्टेज 0 के अंदर हमें ट्यूमर है ऐसा फील हो रहा है और सब कुछ, उसके बाद स्टेज 1 के अंदर वो इनर वॉल्स के अंदर डेवलप हो रहा है, स्टेज 2 के अंदर जो है वो जो है कैंसर जो है बाकी टिश्यूज़ के अंदर आउटसाइड ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड हो रहा है, मगर धीरे धीरे वो स्प्रेड तो हो रहा है रेक्टम के अंदर, बाकी धीरे धीरे कॉलोन के अंदर स्प्रेड तो हो रहा है, मगर वो क्या कर रहा है कि उसका लिम्फ नोड में नहीं हुआ, मगर स्टेज 3 के अंदर लिम्फ नोड में भी होगा, आउटसाइड जो है धीरे धीरे जो है कॉलोन्स जो है कॉलोन के अंदर भी वो स्प्रेड होने लग जाएंगे, मगर स्टेज 4 के अंदर इज़ द लास्ट स्टेज जहाँ पे मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। फुल बॉडी के अंदर क्या होगा, कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और वो डेवलप कैंसर सेल्स धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि लीवर और लंग्स को तो स्प्रेड होकर उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। So this is the stage of colorectal cancer. Next is clinical manifestation. Clinical manifestation साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। जब भी हमारे कॉलोन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेनली इट अफेक्ट्स द बाउल पैटर्न, क्योंकि कॉलोन जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बाउल पैटर्न्स के लिए। तो मेन अगर कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी डिसऑर्डर होता है कॉलोन के अंदर तो हमारे बाउल पैटर्न्स के अंदर वो चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि बाउल हैबिट्स के अंदर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशंस होना, कभी डायरिया होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू पास द स्टूल, क्योंकि वो जो होता है ट्यूमर जो होता है और साइज़ में इंक्रीज़ होकर उस पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके साथ मैक्सिममली ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जब वॉशरूम में जाते हैं तो दे डू द बाउल, जब पूरा स्टूल पास आउट करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ स्टूल्स रह गए या फिर स्टमक के अंदर एक तरीके से फुलनेस जैसी फीलिंग होना, उन्हें ऐसा लगना है कि कम्प्लीटली दे हैव नॉट पास द स्टूल, तो ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। रेक्टल ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशंस और सब होता है, तो कॉन्स्टिपेशंस के बाद कई बार रेक्टल ब्लीडिंग्स होना, या फिर रेक्टम के अंदर जब भी कोई लीजन्स का डेवलपमेंट होता है या ट्यूमर का कोई भी मोल्स का डेवलपमेंट होता है, पॉलिप्स ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी पेशेंट को विथ स्टूल, मेलिना होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, क्लॉकी पेन इज़ लाइक मस्कुलर क्रैम्प्स जो होते हैं, मतलब कि पेन एकदम से आता है फिर रिड्यूस हो जाता है, ऐसे पेन्स आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, एब्डोमेन के अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है पेशेंट को, वीकनेस, फैटीग, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को जब एब्डोमिनल फुलनेस फील होने लग जाती है तो पेशेंट जो है प्रॉपर्ली डाइट नहीं लेता। उसके अलावा रेक्टल पेन होना शुरू हो जाना, रेक्टम के अंदर बहुत, जब रेक्टल कैंसर होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेक्टम में पेन होना, रेक्टम्स में पॉलिप्स के फॉर्मेशन का जैसा फील होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके अंदर जो होता है हम लोग हिस्ट्रीज लेते हैं पेशेंट के, हैबिट्स को लेकर प्रॉब्लम क्या है और सब। देन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर देखते हैं, कोई मास का कोई मास फील होना बाय फिजिकल जो होता है ऑस्कल्टेशन, और कर हम लोग चेक करते हैं पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके अलावा जो होता है रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, मेनली विद द प्रोक्टोस्कोप करते हैं हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोप से रेक्टल एग्जामिनेशन चेक करते हैं ताकि वहाँ पर हेमोरॉइड्स या किसी और चीज़ की वजह से तो पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग एनी रेक्टल लीजन्स और नॉट, इन सब को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिग्मोइडस्कोपी होती है, कॉलोनोस्कोपी होती है, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा होता है। तो ये कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट है जिनके अंदर हम लोग क्लियरली विजुअलाइज कर टिश्यूज़ को हम लोग क्लियरली विजुअलाइज कर जो है कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट इज़ हैविंग कोलोरेक्टल कैंसर और नॉट। अगर पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर होता है तो उसके बाद हम उसे कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, लाइक रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी जो है मैक्सिमम कैंसर्स के अंदर देते हैं। उसके अलावा टारगेटेड थेरेपी होता है, इम्यून थेरेपी हम लोग देते हैं पेशेंट को। ये टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यून थेरेपी से पहले के वीडियोस में डिस्कस किया गया है। उसके अलावा जो होता है नेक्स्ट जो है सर्जरी जो हम लोग इसके अंदर मेनली करते हैं, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं, टोटल मीजोरेक्टल एक्सटेंशन करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं, उसके अलावा टोटल कोलेक्टोमी करते हैं। तो ये कुछ सर्जरीज है जो हम लोग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग मेनली देख सकते हैं कोलोस्टोमी वाले पेशेंट्स को। कोलोस्टोमी जो होता है मेनली जो होता है हम लोग स्टोमा का इंसिजन कर उसके बाद हम उस पर एक कोलोस्टोमी पैक अप्लाई करते हैं,
जिसके अंदर जो स्टूल्स होता है डायरेक्टली उसके अंदर कवर अप मीन्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो कोलोस्टमी पेशेंट्स का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें उनके बैक्स को क्लीन रखना और सब कुछ। कोलोस्टमी वाले पेशेंट्स को हम लोग धीरे धीरे फिजिकल मीन्स एक तरीके से जो होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देकर उन्हें डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को कैसे लेकर चलना है और सब सिखा कर हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। पेशेंट जो होता है कोलोस्टमी बैग्स के साथ जॉब्स और में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर पेशेंट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के कोलोस्टमी बैग्स को प्रॉपर्ली क्लीन करना ज़रूरी है। अगर कोलोस्टमी बैग कहीं से लीक हो रहा है तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोलोस्टमी के अंदर क्योंकि इट्स वेरी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं इनके अंदर। पेशेंट्स को कभी भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोलोस्टमी बैग्स के स्टोमा के आसपास कोई रेडनेस दिखाई दे रही है, किसी अलग तरीके के रैशेस और सब दिखाई दे रहे हैं तो उन टाइम्स पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट जो है मेनली पेन जो होता है सर्जिकल इंसिशंस के थ्रू एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिशन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल मूवमेंट, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन और डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू फीकल डाइवर्जन। सो ये सब चीज़ें जो है दीज आर द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड पेशेंट का जो होता है मेनली सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के बाद दोनों टाइम्स में पेशेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन टाइम्स पे पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस और में जाने के चांसेस रहते हैं जब कोलोस्टमी स्पेशली इन द केसेस ऑफ कोलोस्टमी क्योंकि वो जो स्टोमा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको देखना और सब जो है पेशेंट को स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी इमेज के अंदर कुछ चेंजेस हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे हैं और सब कुछ। उस टाइम पे हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू क्लास, दिस इज़ अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर।